दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 मार्च 2023 के इस कार्यक्रम में जो मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगा, मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत करूंगा और आप सबसे ये अपील करूंगा कि जिन भी साथियों ने हमारे न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। और ये इसलिए दोस्तों, चूँकि आपने अपना असीम प्रेम दिया है, असीम साहस का परिचय आप दे रहे हैं कि ठग और बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, न केवल अपने मेहनत की जमा पूंजी को वापस पाने के लिए बल्कि अपने प्यारे पवित्र देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी। दोस्तों, 23 मार्च के बाद मैं आपके समक्ष ज़्यादा वीडियो के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से नहीं आ पाया, चूँकि कार्य व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा सा अपसेट भी हुआ मामला 23 मार्च को। लेकिन फिर भी जो कुछ भी किया आपने, जितना भी साहस, जितना त्याग, जितनी बुद्धिमत्ता का परिचय आपने दिया, वो प्रशंसनीय था, अद्भुत था। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपनी लगन, मेहनत, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हिंदुस्तान की सरकार को झुकाया अपने सामने। और इसका असर ये हुआ कि कल छुट्टी के दिन भी, महीने का जो अंतिम शनिवार होता है, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय बंद रहता है, केंद्र सरकार के तमाम दफ्तर बंद रहते हैं। लेकिन आपका जो 23 मार्च का शांति प्रिय सत्याग्रह रहा, उसकी ताकत के समक्ष पीएमओ को झुकना पड़ा और कल प्रधानमंत्री कार्यालय आपके काम के लिए विशेष रूप से खोला गया। जो आपने लाखों की तादाद में अपने भुगतान के आवेदन पत्र प्रधानमंत्री को देने का प्रयास 23 मार्च को किया था, उनकी कल गिनती जारी रही। 1,53,000 बैठे वो, और भी बाकी रह गए थे 2-3 बंडल, वो भी गिन जाएंगे। सोमवार को उनकी काउंटिंग भी पता चल जाएगी। हमारा ज्ञापन रिसीव करके उन्होंने 24 को ही दे दिया था, लेकिन कल बहुत सारी रिसीविंग मैंने वीडियो संदेश के माध्यम से, एक छोटा सी वीडियो क्लिपिंग वहाँ बनाने का मुझे अवसर मिल गया था, तो मैंने बना के डाली भी थी दोस्तों। और बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है प्रधानमंत्री कार्यालय में आपके भुगतान के दावे लेने के लिए। काउंटर खोला गया है, वहाँ पर आप अंगूठा लगाने के लिए स्याही रखी गई है, स्टेपलर रखा गया है, पिन रखी गई हैं, बाहर फोटोकॉपी की व्यवस्था की गई है। 4-4 लोग आपको समझाने के लिए लगा दिए गए हैं कि अगर कोई आपके आवेदन में त्रुटि है तो उसको इस तरह से ठीक करना है। तो ये आपकी एक बड़ी जीत है दोस्तों। जिस प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा था, 23 मार्च को दुनिया भर की फोर्स लगा दी गई, उस प्रधानमंत्री कार्यालय में अब आपके भुगतान के आवेदन लेने की सुचारू और बढ़िया व्यवस्था कर दी गई है। तो जो भी साथी हिंदुस्तान के अपना आवेदन दिल्ली आकर प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक विजय चौक पर देना चाहें, वो सीधे दे सकते हैं। अपने आवेदन को 2 प्रतियों में भर के लाएंगे। और जो साथी नहीं आ सकते, वो बाई डाक, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भी प्रधानमंत्री भारत सरकार साउथ ब्लॉक कर्तव्य पथ नई दिल्ली 110011 के पते पर भेज सकते हैं। ये आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। और इसका लाभ दोस्तों ये होगा, मैं आज विशेष रूप से आपसे लाभ पर चर्चा करना चाहता हूँ अपने इस वीडियो संदेश के माध्यम से, कि आपको लाभ क्या होगा, भुगतान कैसे शुरू होगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि साहब अप्रैल में हम भुगतान शुरू कर देंगे, लेकिन सवाल केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है दोस्तों, सवाल पूरे राष्ट्र का है। 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का है कि सबकी मेहनत की रकम ठगों ने हड़पी है, फंस चुका है आपकी मेहनत का पैसा। ये सबका पैसा वापस मिलना चाहिए, और इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि भारत की सरकार ने, संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर
आप सबको भुगतान की गारंटी प्रदान की है कि आप चाहे जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, ट्रस्ट, एनजीओ, लेना देना, जिसमें भी इन केस कमेटी तक अगर डालते हैं आप, कहीं कोई लोकल लोग सोसाइटी भी चला लेते हैं कई लोग, उनमें भी अगर आपका पैसा फंस जाता है, डूब जाता है, तो आपके पैसे की गारंटी भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है। वो आपका पैसा आपसे आवेदन लेकर आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में जिला अधिकारी के मार्फत आपको वापस करेंगे। तो दोस्तों, इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने का ही हमारा संघर्ष है कि ये कानून पूरे देश में लागू हो। चूंकि देश एक है तो कानून दो नहीं हो सकते। हमारी संसद ने इसे पूरे देश के लिए बनाया है। तमाम राज्य सरकारों ने अंडरटेकिंग दी हैं, शपथ पत्र दिए हैं भारत सरकार को कि उन्होंने अपने अपने राज्यों में इसे लागू कर दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों धरातल पर कि उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में, एक दो जिलों की बात छोड़ दें, कहीं कहीं डीएम बदमाश हैं, वो शासनादेश तो 4-4 निकल चुके हैं, जैसे देवरिया का डीएम है, और भी एक आध जिले हैं शायद कुशीनगर वगैरह, जहां अभी भुगतान के काउंटर नहीं खोले गए हैं। तो वो उन डीएम्स की तानाशाही है या कहें बेईमानी है, धृष्टता है, बदमाशी है। अगर आप तमाम लोग मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी को, तो उन डीएम्स को सस्पेंड किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। आपके ज़िले में, आपकी तहसीलों में भी भुगतान के काउंटर खोले जाएंगे, आपका भुगतान भी होगा। आपको करना चाहिए ये काम, चूँकि सारा काम आप हमसे करवा लेना चाहते हो कि हम ही कर दें। तो दोस्तों, हमारे पास समय का भी अभाव रहता है बहुत सारा, और आप सही समय पर हमको संपर्क भी नहीं कर पाते हैं। तो आप स्वयं भी ये काम कर सकते हैं। आप बता सकते हैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के साहब, जब पूरे राज्य में हो रहा है तो हमारे ज़िले क्यों अछूते हैं, हम क्यों वंचित रहें अपने भुगतान के अधिकार से। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अलावा जो भी राज्य हैं, छिटपुट जनपदों में मध्य प्रदेश में भुगतान के काउंटर खुल चुके हैं, छिटपुट झारखंड में खुल चुके हैं, बिहार में खुल चुके हैं, एक आध काउंटर उड़ीसा में खुला है, एक आध कर्नाटक में खुल गया है, हरियाणा पूरा वंचित है, पंजाब पूरा वंचित है, हिमाचल वंचित है, तमिलनाडु वंचित है, महाराष्ट्र पूरा वंचित है, गुजरात पूरा वंचित है, उत्तराखंड में एक आध जगह खुल गया है, बाकी पूरा उत्तराखंड वंचित है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वंचित हैं, अरुणाचल और आपका क्या बोलते हैं उनको, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, ये तमाम राज्य अभी भुगतान के अधिकार से वंचित हैं। और उसका कारण दोस्तों केवल ये है कि हम जो 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, वो जागरूक नहीं है, वो नहीं जानते कि बट्स एक्ट 2019 नाम का कोई कानून है जो हमें हमारे भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। यदि जिस दिन हम सब जान गए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को, और हमें पता चल गया कि भुगतान की गारंटी का अधिकार हमें सरकार ने दिया है, भुगतान हमारा फंडामेंटल राइट है, हम इस कानून के तहत आवेदन करके 180 दिन में अपनी जमा राशि के 3 गुना पैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो हम सब इसका उपयोग करने लगेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे ठग, उनके दलाल, ठगड़ियाँ आपको भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, कभी किसी सुप्रीम कोर्ट का आड़ लेकर, कभी किसी हाई कोर्ट की आड़ लेकर, कभी सीआरसी की, कभी किसी लिक्विडेटर की, कभी किसी एनसीएलटी की, कभी किसी रेरा की, कभी किसी सेबी की, कि अभी भुगतान का आवेदन मत करो, पीपीएस सेठी कह रहा है अप्रैल में दे दूंगा, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाला सबका पैसा वापस कर दूंगा, सुब्रत राय कह रहा है 6 महीने में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये 5,000 करोड़ रिलीज कर देगा मुझे, मैं सबका दे दूंगा, जयकिशन राणा के परिवार वाले कह रहे हैं, कल्पतरू वाले कि हम दे देंगे, राधा माधव वाला मितेश अग्रवाल कह रहा है मैं भी कर दूंगा, साइंस सिटी वाला राशिद नसीम रोज़ वीडियो डालता है दुबई से बना के कि मैं भी दे दूंगा, और ये जो अभी कल परसों भापा राव जो था, क्या नाम है इसका, साईं प्रसाद वाला, जिसको आजीवन कैद सुना दी बट्स एक्ट कोर्ट ने सीहोर मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक फैसला दे करके, वो भी कह रहा था कि मैं भी पैसा दे दूंगा, मुझे बाहर निकाल दो। वो महेश मुत्तेवार वापस बाहर आया हुआ है अभी, समृद्धा जीवन वाला, वो भी कह रहा है मैं वापस कर दूंगा। वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले मुकेश मोदी, राहुल मोदी भी कहते हैं जी हमें जल्दी बाहर निकलवा लो, हम भुगतान कर देंगे। संजीवनी वाला विक्रम सिंह भी कहता है
कि मैं भुगतान कर दूंगा। वो बाइक बोट वाला संजय भाटी तो कहता ही है कि मैंने किसी से लिया ही नहीं, मैं तो कंपनी में डायरेक्टर ही नहीं था। ऐसे ही वो ठगनी है एक डेजी मेनन, वो कहती है। तो तमाम ये जितने भी ठग हैं दोस्तों, चाहे वो अल्केमिस्ट वाले हों, कैमना वाले हों, एलाइड पियर्स वाले हों, जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव वाले हों, चाहे रामक्रेस हो, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव वाले, इन सब की एक टेंडेंसी है, एक मानसिकता है कि वो आपके भुगतान के लिए कभी मना नहीं करेंगे। वो कहते रहेंगे हम देंगे, लेकिन वो आपका भुगतान देंगे भी नहीं, आपको टरकाते रहेंगे, हमेशा टरकाते रहेंगे। किसी इक्का दुक्का अपने दलाल का या जो ज़्यादा प्रेशर वाला हो कोई ऐसे व्यक्ति का दे देते हैं, ताकि आप में एक जिज्ञासा बनी रहे कि यार जब राम स्वरूप का मिल गया है तो मोहम्मद का भी मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों वो उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, उसे आप नहीं भेदोगे, उस चक्रव्यूह को आप समाप्त नहीं करोगे तो आप सबका भुगतान कभी नहीं हो पाएगा। इसी स्ट्रेटजी पर, इसी रणनीति पर योजनाबद्ध ढंग से तमाम ठग 1978 से लेकर अब तक काम करते आ रहे हैं। और इन ठगों के इस माया जाल को तोड़ने के लिए ही हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून नामक हथियार आपको सौंपा है कि आप इस हथियार का इस्तेमाल करें, अपने जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन करें। वो आपके आवेदन को कंसर्न सक्षम अधिकारी के यहाँ प्रेषित करेगा और आपका भुगतान 180 दिन में आपकी जमा राशि के 3 गुना तक करवाएगा। भले ही आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हो, विश्वामित्र, एचबीएन, हीरा गोल्ड, एनएमएम, एवरग्रीन, नेक्सा एवरग्रीन, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, कैची पिक्सल, ब्लू फॉक्स मोशन और आपकी ये विश्वामित्रा, जीएन डेयरी, फलाना गोल्ड, फलाना वो जितनी भी हैं ये अर्थ मूवर्स वगैरह, कामधेनु, वो बकरी वाली, सूअर वाली, मुर्गी वाली, भैंस वाली, जितनी भी हैं ये कृषि वाली और बहुत सारी हाउसिंग स्कीम वाली हैं, इन सब पर बट्स एक्ट 2019 के प्रोविज़न लागू होते हैं और इन सबको इस कानून में कवर्ड किया गया है। अगर आप इस कानून का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो हमने 23 मार्च का सत्याग्रह किया दोस्तों, उसके पीछे हमारा लक्ष्य भी यही था कि देश के प्रधानमंत्री को, चूँकि वो सर्वोच्च शासक होते हैं, हालांकि वो तो अपने आप को सबसे बड़ा सेवक और चौकीदार कहते हैं आपका, लेकिन सत्यता ये है कि वो देश के सर्वोच्च शासक हैं, वो चौकीदार या सेवक नहीं हैं। अगर चौकीदार या सेवक होते तो आपको वहाँ जाने से इस तरह रोका नहीं जाता, आपके अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाता, आपके साथ बदतमीजी, अभद्रता करने का साहस किसी पुलिस ऑफिसर में नहीं हो पाता। लेकिन आपके साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई, मैं जानता हूँ, इस चीज़ को आप भूल जाना, कोई बात नहीं। वो नौकर हैं, गुलाम हैं हुक्म के, शासकों के। तो जैसा शासक हुक्म करते हैं वो उसी का पालन करते हैं और कई जानबूझ के भी बदतमीजी कर जाते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री या गृहमंत्री का ऐसा कोई आदेश ना हो, लेकिन वो स्वयं को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का नज़दीकी दिखाने के लिए, भक्त दिखाने के लिए या ठगों के प्रति वफादारी प्रदर्शित करने के लिए कई बार पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार कर जाते हैं पुलिस ऑफिसर और कर्मचारी। लेकिन हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई ठगों से और बेईमानों से है दोस्तों। तो हमें उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। कई लोग सोच रहे होंगे कि मदन लाल आज़ाद ने 23 मार्च को इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर्स को लताड़ा क्यों नहीं, क्यों 2-3 घंटे पहले कार्यक्रम समाप्त कर दिया। दोस्तों, उस कार्यक्रम को हम समाप्त नहीं करते तो जो ऑफिसर वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे वो बहुत बदतमीज़ थे और उनको ये एहसास नहीं था कि क्या हो सकता है। वो आपके कार्यक्रम को ख़राब करना चाह रहे थे। अगर वहाँ लाठीचार्ज होता, गोली चल जाती तो कई निर्दोष लोगों का खून बेवजह सड़कों पर बह जाता और एक नई समस्या क्रिएट हो जाती। वैसे भी हमारा सत्याग्रह था और सत्य हमें क्रोध करने की अनुमति नहीं देता है। सत्याग्रह यही कहता है कि हम निर्भयता पूर्वक अपनी बात कहें। मैंने उनको कहा भी था, अधिकारियों को, बहुत सारे साथियों ने सुनी भी होगी मेरी बात कि जब उन्होंने धमकाने का, डराने का प्रयास किया, कहा कि जी आपने ठगी की है, आपने जो है अंडरटेकिंग रूल्स तोड़ दिए, आपने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी, 200 आदमी कह के ये 20,000 आदमी किस लिए यहाँ ले आए, कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मैंने जिम्मेदारी ली कि हाँ मैंने ये किया है और इसके बदले जो दंड शासन मुझे दे सकता है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। मैं भाग नहीं रहा, अपनी जिम्मेदारी से डर नहीं रहा हूँ। आप मुकदमा दर्ज कर लें, जेल भेज दें, दंड दें, जो आप कर सकते हो वो करें।
लेकिन किसी साधारण व्यक्ति के साथ, विक्टिम के साथ कोई दुर्व्यवहार आप या आपके जवान नहीं करेंगे। मैंने ये कहा था, बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो हालांकि हिम्मत नहीं हुई उस डीसीपी की और एसीपी की, दोनों में से किसी की, कि वो मुझे वहाँ गिरफ्तार करते या किसी को कोई बदतमीजी कर पाते। फिर भी मुझे पता चला बाद में कि किसी एक साथी को किसी पुलिसकर्मी ने चांटा मार दिया था। तो मैं उस साथी को से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे संज्ञान में नहीं रहा या मेरी नज़रों में उस वक्त मामला नहीं आ सका। आता तो निश्चित रूप से वो करता। तो भाई मैं उस साथी से भी कहूँगा, तमाम साथियों से कहूँगा कि पुलिस से हमारी लड़ाई नहीं है। पुलिस तो हुक्म की गुलाम होती है या मूर्ख होती है, दोनों बातें कह सकते हैं हम। कुछ मूर्ख भी होते हैं, कुछ हुक्म के गुलाम होते हैं, कुछ अतिशय चाटुकार होते हैं, शासन से नज़दीकी बना लेना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों से। लेकिन उनकी चाहे वो चाटुकारिता हो, मूर्खता हो या श्रद्धा हो शासन के प्रति, जो दुर्व्यवहार उन्होंने किया, कानून की अवमानना की, अपमान किया, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उन सबको दंड मिलेगा दोस्तों। ये निश्चित है। कानून से बड़ा संसार में कोई नहीं है, सत्य और न्याय से बड़ा कोई नहीं है। और हमारी जो लड़ाई है, जो हम भुगतान की मांग करते हैं, भुगतान की बात कर रहे हैं, वो सत्य, न्याय और कानून, इन तीनों की स्थापना के लिए है दोस्तों। सत्य, न्याय, कानून की स्थापना तभी हो पाएगी हिंदुस्तान में जब देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो जाएगा। और भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत होना है। किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट, किसी रेरा, किसी एनसीएलटी, किसी लिक्विडेटर, किसी सीआरसी, किसी सेबी के आदेश से अब नहीं होना है, ना वो कोई कर पाएगा। इसलिए आपको किसी भी ठग और उसके दलाल या ठगनियों के बहकावे में नहीं आना है दोस्तों। चाहे आप किसी के भी पीड़ित हों, सहारा इंडिया के हों, टोगो रिटेल के हों, आदर्श क्रेडिट के हों, समृद्धा जीवन के हों, कल्पतरु के हों, करम भूमि के हों, अल्केमिस्ट के हों, कैमुना के हों, जेकेबी के हों, किसान एग्रो के हों, जिसके भी हैं, आप सबको इन ठगों के दलालों की बातों में नहीं आना है, जो आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न तरह तरह के संगठन बनाकर आपकी एकता को, आपकी सामूहिकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको केवल और केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि आपको हमने सिद्ध करके दिखा दिया है कि वो भी किया जा सकता है हिंदुस्तान में आज भी, जो कभी नहीं हुआ कि हम प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर लेटर बम फोड़ सकते हैं, वहाँ काउंटर खुलवा सकते हैं आपके भुगतान का, प्रधानमंत्री को ये एहसास करा सकते हैं कि अगर आपने लोगों का भुगतान नहीं किया, कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कराई, तो आने वाला कल आपके कैरियर को समाप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री को ये एहसास हो गया है दोस्तों कि हिंदुस्तान में भले ही राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश, जयंत, माया, ममता, लेना देना, नीतीश पितीश, ये जितने भी हैं, और तेलुगु वाले कौन कौन हैं मुझे पता नहीं, नाम नहीं सबके याद हैं, हिंदुस्तान भर के बहुत बड़ा देश है, कि वो सब मिलकर के भी भले ही नरेंद्र मोदी का कुछ न बिगाड़ सकें, उनकी सत्ता को हिला न सकें, लेकिन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का संगठन ऐसा संगठन है जो न केवल नरेंद्र मोदी की सत्ता को समाप्त कर देगा, बल्कि हिंदुस्तान के बाकी दलों की सत्ता को भी, उनके अस्तित्व को भी समाप्त कर देगा, अगर इनकी पीड़ा की अनदेखी की गई, इनके भुगतान की अधिकार की सुरक्षा नहीं की गई। ये आपने सिद्ध कर दिया है दोस्तों। जिन जिन राज्यों में अभी भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, उन तमाम राज्यों के पीड़ितों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वो सब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय अपने भुगतान के आवेदन लेकर के आएँ, अपना आधार कार्ड ले आएँ साथ में और दें। जिस तरह से मैं एक उदाहरण देकर आपको अपनी बात कहना चाहूँगा और उसके बाद समाप्त कर रहा हूँ वीडियो को। जिस तरह से यूपी में आपने देखा होगा कि जब ठगी पीड़ितों का सैलाब कलेक्ट्रेट में उमड़ा, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि तहसील स्तर पर आपके भुगतान के काउंटर खोले जाएं। कानून ये था कि जिला में सक्षम अधिकारी के यहाँ हो, लेकिन अपनी सुविधा के लिए तमाम तहसीलों में भी भुगतान के आवेदन लेने आरंभ करवा दिए। और अब तो तहसीलों में भी भीड़ लगने लगी है, तो कह रहे हैं गांव स्तर पे करवा देंगे, थाना स्तर पे करवा देंगे, ब्लॉक स्तर पे करवा देंगे, इस भीड़ को खत्म करो। तो दोस्तों इसी प्रकार से भीड़ अगर प्रतिदिन 10-5 दिन भी प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर लग गई अपने आवेदन ले लेकर के, इसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो वो बकवास कर रहे थे अफसर, वो गलत कह रहे थे, परमिशन की जरूरत नहीं है। आप विक्टिम हैं, अपराध पीड़ित हैं, आप सीधे प्रधानमंत्री के यहाँ कभी भी आ सकते हैं कार्य दिवस में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी आप अगर वहाँ आ जाएंगे, तो भले ही रात के 12 बज जाएँ, 2 बज जाएँ,
उनको आपके आवेदन लेने पड़ेंगे, रिसीविंग करनी पड़ेगी और उस पर प्रॉपर कार्रवाई लेनी पड़ेगी, एक्शन लेना होगा, आपका भुगतान करवाना होगा। ये उनकी नैतिक ड्यूटी है। तो आप उसी तरह की भीड़ लगा दो दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने भी, कि वहाँ 24 घंटे ठगी पीड़ितों की लाइन लगी रहे, आवेदकों की अपनी अपनी शिकायत लेकर के कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री नहीं खुलवा रहा है, मेरे जिले का डीएम नहीं खुलवा रहा है, मैंने ये आवेदन दिया था, डाक से दिया था, बाई हैंड दिया था, ऑनलाइन दिया था, जैसे भी दिया था, और नहीं भी दिया था तो कोई बात नहीं, मैं भारत का प्रधानमंत्री के यहीं सीधे अपने भुगतान का आवेदन कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री 2-4-6 दिन में ही देश के तमाम गांवों में भुगतान के काउंटर खुलवा देंगे अपने कार्यालय के सामने से, भीड़ हटवाने के लिए, बाकी जरूरी कामों को भी निपटाने के लिए। चूंकि आज स्थिति ये हो गई है 3-4 दिन में कि प्रधानमंत्री कार्यालय का स्टाफ दूसरा काम नहीं कर सकता, उसे सबसे पहले आपके ही लेटर निपटाने हैं, उन्हीं में उलझा पड़ा है पूरा पीएमओ। तमाम राज्यों के जो काउंटर प्रधानमंत्री कार्यालय में होते हैं कि ये सीट वाले उस राज्य को देखेंगे, ये वाले उसको देखेंगे, उन सब पर आपके कागजात के ढेर लगे हुए हैं। तो इन ढेरों की संख्या को और बढ़ाओ दोस्तों, ताकि ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, थाना स्तर पर स्वयं प्रधानमंत्री काउंटर खुलवाएं आपके भुगतान के और उनकी निगरानी करें वो, कि 180 दिन में आपकी जमा राशि का 3 गुना पैसा आपको वापस मिले। ये छोटी सी बात है, सामान्य ज्ञान की बातें हैं दोस्तों, इसमें आप लोग लापरवाही कर जाते हो। मुझे कभी कभी क्रोध आता है कि छोटी छोटी बातें भी आपकी समझ में नहीं आती हैं, इनमें भी आप दुनिया भर की इंक्वायरी करते हो और जो बताया जाता है वो काम नहीं करते हो निर्भीकता के साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि भयमुक्त होकर करो काम, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है अगर एजेंट भी हो तो। अब तो प्रधानमंत्री कार्यालय में कल मैं देख रहा था, वो कह रहे थे साहब जो है सबको मत बुलाइए या सबसे मत करवाइए, एक एक आदमी से, एक ही ले आए 100-100, 200-200, वही यहाँ आ जाए और हम उसके करके सबको रिसीव हर कागज पर, हर आवेदन पर अलग से दे देंगे। भले आदमी जब देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस में आपके कृत्य को अपराध नहीं माना जा रहा, ये माना जा रहा है कि आप एकदम जायज लड़ाई लड़ रहे हो, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हो, आपकी पीड़ा का हरण होना चाहिए, आपका भुगतान मिलना चाहिए, तो आप किसी डीएम से, एसपी से, डीसीपी से, सिपाही से, थानेदार से जो डर जाते हो, ये बड़ी मतलब ओछी मानसिकता है, यह आपका निर्मूल भय है। इस भय से बाहर आओ, तमाम लोग निर्भीकता के साथ अपने भुगतान के अधिकार की मांग करो। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिन्हें निवेशक भी कह देते हैं लोग, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप अपने एजेंट साथियों से भुगतान के आवेदन भरवाएं और स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय में आएँ, अपना भुगतान का आवेदन दाखिल करें, ताकि आपको भी पता चल सके कि वास्तव में देश की सरकार का प्रमुख आपके प्रति संवेदनशील है, आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको देता है, आपका भुगतान मिलेगा। एजेंट से लड़ने का कोई लाभ नहीं है, आपका भुगतान सरकार को करना है, एजेंट को नहीं करना है। एजेंट आपका भुगतान नहीं कर पाएगा, इसलिए उससे झगड़ा करने का, लड़ने का, उसको मानसिक तनाव देने का या उसे आत्महत्या के लिए विवश करने का कोई लाभ किसी निवेशक को नहीं है। तमाम निवेशकों के भुगतान की गारंटी सरकार दे रही है, वो आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस करेगी, तो आप उसका प्रयोग करें अपने अधिकार का। आप एजेंट्स के साथ लड़ते रहोगे तो आपका भुगतान सबका संभव नहीं है। कोई इक्का दुक्का दबंग होगा तो वो एजेंट को मार के, पीट के, उसकी पशु का जबरन बलात् छीन के, या उसके बच्चों को डरा धमका के, या उसकी ज़मीन या घर पे कब्जा करके कोई इक्का दुक्का ऐसा कर सकते हैं, तमाम लोगों का नहीं होगा। तो तमाम लोग मिलकर के इस अभियान को आरंभ करो दोस्तों। सबका पैसा निश्चित रूप से वर्ष 2023 में ही मिल जाएगा। हमारे मुंह से वैसे भी हम झूठे वचन नहीं निकाला करते हैं, झूठे शब्द नहीं बोलते हैं, चूँकि हम हमेशा कहते हैं परमात्मा को भी कि हे ईश्वर, हमारे मुंह से जो भी वचन निकलें उन वचनों को सत्य सिद्ध करने की जिम्मेदारी आपकी है, उनको सत्य सिद्ध कर देना। कोई भी मिथ्या वचन कभी हमारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। तो अगर वर्ष 2023 हमने भुगतान वर्ष घोषित कर दिया है तो आप सबका भुगतान होगा, लेकिन आपको जागना पड़ेगा, अपना कर्म भी आपको करना पड़ेगा। कर्मान्याधिकार वास्ते सुनाए ना आपने, गीता का ज्ञान क्या है कि कर्म नहीं करोगे तो फल की इच्छा तो करना ही व्यर्थ है, कभी नहीं मिलेगा। चाहे मैं कह दूं, चाहे स्वयं परमात्मा आके कह दें फिर तो कि भाई घर बैठे हो जाए, घर बैठे थोड़ा ही होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो आपको फल भी कभी नहीं मिलेगा। आलस्यों को, अकर्मण्य लोगों को तो हमेशा नरक का ही वास झेलना पड़ता है, नरक में ही जाओगे। तो इसलिए दोस्तों अपना कर्म ज़रूर करो,
अपनी बुद्धि को, मन को, विवेक को शांत रखो, केंद्रित रखो, भ्रमित मत हो जाओ। ये जो ठगों का जाल है इसको तोड़ो। और बहुत सारे साथियों के विषय में आज भी पता चलती है कि वो नेटवर्किंग कर रहे हैं। ऐसा मत करो दोस्तों। क्यों अपनी और अपनों की ज़िंदगी को तबाह करने पर तुले हो, नरक बनाने पर तुले हो। मेहनत मजदूरी कर लो, कहीं दूसरा आटा दाल चावल चीनी बेच लो, कोई दुकान खोल के जूते गांठ लो, सीवर साफ कर लो, मतलब इज्जत के काम करो दोस्तों। ये क्या, ये नेटवर्किंग जैसा घटिया घृणित काम करते हो आप, जो मतलब कोई भी आदमी आपको ऐसे देखता है जैसे मतलब कोई जेब कतरे हो क्या। तो इतने घृणित काम को मत करो दोस्तों। एक अच्छा जीवन जीना है, सम्मान पाना है, अपने आने वाली संतानों को सुख देना है, तो बढ़िया बढ़िया काम करो, अच्छे काम करो, मेहनत के, ईमानदारी के। इस ठगी के धंधे से आप लोग भी बाहर आओ, चूँकि आप लोगों के कंधों का, आपकी योग्यता का इस्तेमाल करके ठग न केवल आपको लूट रहे हैं, बल्कि आज तो ऐसा हो गया है कि पूरा देश तबाही के कगार पर खड़ा हो गया है। किसी देश के 42 करोड़ लोग ठगी का शिकार बन जाएं, ये अपने आप में एक कलंक वाली बात है, दुख वाली बात है। 5 लाख लोग आत्महत्या कर लें, सैनिक आत्महत्या कर लें दोस्तों। 5 लाख से ज़्यादा सैनिक ठगी का शिकार बन चुके हैं। मैं पिछले 4 साल से लगातार सैनिकों को समझाता रहा कि किसी पॉन्जी स्कीम्स में ना फंसें। बाइक बोट में फंस गए, हेलो टैक्सी में फंस गए, टॉप राइड में फंस गए। ये नेक्सा एवरग्रीन वाला जो प्रकरण हुआ है, इस पर मैंने बहुत लोगों को कहा कि ये फ्रॉड करके भागेगा। प्रधानमंत्री का फोटो या वीडियो इसके साथ दे करके आप झांसे में मत आओ, ये ठग है, मर जाओगे सब। लेकिन नहीं माने, ठगे ठगाए लोग। और कुछ नए फौजी भी उस नेक्सा एवरग्रीन स्कैम के शिकार बन गए। एक वो डी कैब वाला है दोस्तों, वो फर्जी आदेश दिखा दिखा के कभी ईडी का कभी किसी का, डरविन ग्रुप वाला, वो भी तमाम फौजियों को फंसा रहा है। और आज की स्थिति यह है कि देश के वर्तमान 5 लाख सैनिक जो देश की सीमाओं की रक्षा पर तैनात हैं, वो फंस चुके हैं इन तमाम ठगी प्रकरणों में। डरविन का स्कैम भी अभी खुलासा होने वाला है बहुत जल्दी। आप पता चलेगा कि देश के 5 लाख सैनिक फिर से ठगी का शिकार हो गए और फिर से वो उसी तरह आत्महत्या करने लगे जैसे बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड स्कीम में फंस के हमारे देश के 1250 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। तो ये बहुत भयावह स्थितियां होने वाली हैं, मैं आपको भविष्य बता रहा हूँ। इसलिए अगर इन भयावह स्थितियों से बचना है तो दोस्तों एकजुट होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा चीज़ों को। और इस भुगतान के अधिकार की सुरक्षा के लिए आप सबको हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, अपना भुगतान लेना होगा दोस्तों। और चूंकि जागरूकता का आपके अंदर अभाव है, जिस दिन आप जागरूक हो जाओगे तो क्या सीएम, क्या पीएम, क्या डीएम, किसी की सामर्थ्य नहीं, हिम्मत नहीं जो आपका भुगतान रोक सके। मैं ये बार बार कहता हूँ। और मेरा काम केवल और केवल आपको जागरूक करना है। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश को जगाया है, मध्य प्रदेश को, झारखंड को, बिहार को, और बहुत सारी जगह भी हम गए हैं। कल हरियाणा में हमारा कार्यक्रम है, सोनीपत में हरियाणा जाग चुका है, राजस्थान जागने को जा रहा है, हिमाचल भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। 3 अप्रैल से दोस्तों, जैसे ही रामनवमी का त्यौहार समाप्त होगा, हम आरएसएस मुख्यालय नागपुर से अपनी मिशन भुगतान भारत यात्रा का तीसरा चरण आरंभ कर रहे हैं। मैं देश के तमाम अपने साथियों को आमंत्रित करता हूं कि सब लोग 3 अप्रैल को संघ मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र पहुंचें। वहां से मिशन भुगतान भारत यात्रा का तीसरा चरण आरंभ किया जा रहा है। और जो राज्य बाकी रह गए हैं जागने से, उनको जगाने का काम करना है दोस्तों, ताकि जब पूरा राष्ट्र जाग जाए, एकजुट हो जाए, तो जैसा कि मैं कहता हूं कि ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम को हम फूंक मारकर हवा में उड़ा सकते हैं, उस काम को करना है मित्रों। हम सबको मिलकर करना है। देश के प्रधानमंत्री, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स आपकी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे। और जो नहीं करेंगे उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं ये आज भी बोलूँगा आपसे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ये खुफिया एजेंसियों के लोग, एलआईयू के लोग, आईबी के लोग आपको बार बार फ़ोन करके तंग कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाह रहे हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, आपको कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं हो रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक नहीं हैं, किसी के आप विरोधी नहीं हैं। आप केवल ठग और बेईमानों के विरोधी हैं, अपने बल से इस पूरे अभियान को चला रहे हैं। इसलिए भले ही किसी आईबी का फ़ोन आ जाए, सीबीआई का आ जाए, पुलिस का आ जाए, खुफिया एजेंसी का आ जाए, एलआईयू का आ जाए, जिसका भी आए, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो कुछ भी आपके पास सूचनाएं हैं अपने संगठन के विषय में,
वो सब उनको साफ साफ बता दें, अपना लक्ष्य बता दें कि हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं और हमारी मेहनत की जमा पूंजी इस कंपनी में, इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबी है। प्रधानमंत्री ने, हमारी संसद ने हमें ये भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। अगर आप हमारा भुगतान नहीं करोगे तो हम परंपरागत सत्याग्रह नहीं, एक नया आधुनिक सत्याग्रह आरंभ करेंगे देश में, और उसमें अगर शत्रु का, मित्र का, ठगों और बेईमानों के साथ अस्तित्व समाप्त करना पड़ा तो वो करेंगे, निसंकोच करेंगे, निर्भीकता के साथ करेंगे। उसमें कोई रहम नहीं करेंगे। जो भी सत्य, न्याय और कानून के मार्ग में बाधा बनेगा, वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जज हो, कोई डीएम हो, एसपी हो, सिपाही हो, सफाई वाला हो, कोई भी हो, सांसद, विधायक, जो भी है, दोस्त, मित्र, सगा संबंधी, जो भी सत्य, न्याय और कानून की स्थापना के मार्ग में बाधा बनेगा, हम उसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। ये हमारा संकल्प है, प्रतिज्ञा है। हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने से पहले न कोई हमारे प्राण हर पाएगा, न कोई हमें रोक पाएगा। थोड़ा बहुत आराम के लिए कभी जेल जूल जाना पड़ा तो जाएंगे, वहाँ आराम करेंगे, आराम से और प्रखर करेंगे अपनी बुद्धि को, अपनी शक्ति को, ताकि तेजी से इस कार्यक्रम को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया जा सके और अपने राष्ट्र को, राज्य को, सत्य को, न्याय को, कानून को बचाया जा सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।